जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। बिल्कुल बिहार पुलिस के एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और दोस्तों, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लेंगे। ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा, तो टाइमिंग को आप सभी जरूर ध्यान रखेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और दोस्तों, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया? तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, मार्शल के द्वारा दिया गया था। याद रखेंगे। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। 1526 में पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठा और अफगान के बीच में। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, 1761 में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पे जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। याद रखेंगे। एक पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। मगध का पहला शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए दोस्तों, ये क्लास मध्य से सिपाही के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग भी इस क्लास को देख सकते हैं। मगध का पहला शासक कौन था? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मगध का पहला शासक था बिंबिसार। देखिए, एक होता है बिंदुसार, ये था मौर्य वंश का शासक, जबकि बिंबिसार जो है ये मगध का कौन था? पहला शासक था। और बिंदुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। भारत से बड़े विश्व के कुल कितने देश हैं? यहाँ पे आपको क्षेत्रफल की दृष्टि में बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि में हमारा भारत 7वें स्थान पर है। और इससे पहले कौन कौन है? तो पहले स्थान पर है रूस, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे स्थान पर चाइना, चौथे स्थान पर अमेरिका, 5वें पर ब्राज़ील और 6ठे पर है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार भारत से बड़े विश्व के टोटल 6 देश है। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे रबड़ बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, नगदी फसल के उदाहरण क्या क्या है आपको बता देते हैं। इसके अंतर्गत आलू आता है, प्याज आता है, गन्ना, रबड़, कपास, जूट, ये सभी क्या है? नगदी फसल है। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारनद मुख पर स्थित है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारनद मुख पर स्थित है? तो दोस्तों, ये है कौन सा बंदरगाह? मोरमुगांव बंदरगाह, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। याद रखेंगे। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यागत किया गया एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यानी कि भारत के जो संविधान की 11वीं अनुसूची है
ये संबंधित है पंचायती राज से। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया और इसमें चारों ऑप्शन में से कौन एक विषय नहीं है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब है उच्च शिक्षा। याद रखेंगे, उच्च शिक्षा जो है इसमें से एक विषय नहीं है। देखिए, पंचायती राज से संबंधित टोटल 29 विषय दिए गए हैं, इनमें से उच्च शिक्षा नहीं आता है। याद रखेंगे, और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज से संबंधित कौन से संशोधन हुए थे, तो 73वां, इसे भी ध्यान रखेंगे। 73वां संशोधन हुआ था कब, आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये संशोधन कब हुआ था। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित होती है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। सही जवाब है मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है और इसे भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में बताया गया है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ये सरकार के लिए है। ध्यान रखेंगे, संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर बताएंगे। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा, तो ये किया गया बोदा के द्वारा। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। संप्रभुता शब्द का प्रयोग करने तथा इसे परिभाषित करने का श्रेय जो है फ्रांस के जीन बोंदा, यहाँ पे पूरा नाम है जीन बोंदा, याद रखेंगे, जीन बोंदा को प्राप्त है। कर की दरों तथा कर स्वराज में परिवर्तन के संबंध को समझाया जा सकता है, किस वक्र द्वारा समझाया जा सकता है। इकोनॉमिक्स के प्रश्न है, बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे आते हैं इकोनॉमिक्स से। यहाँ पे सही जवाब होगा लैफर वक्र के द्वारा। उत्पादन को इस कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है उत्पादन को, तो यहाँ पे सही जवाब है उपयोगिता का सृजन करना। ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। सामान्य मांग फलन का ढाल कैसा होता है। तो सामान्य मांग फलन का जो ढाल होता है ये कैसा होता है, ये ऋणात्मक होता है। याद रखेंगे, देखिए आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स से ऐसे ही प्रश्न पूछे आते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सामान्य मांग फलन का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। यदि कुल उपयोगिता अधिकतम हो तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी। ये जितने भी प्रश्न हैं एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यदि कुल उपयोगिता अधिकतम होता है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, शून्य। याद रखेंगे, यदि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था। तो मौर्य शासक संप्रति जैन था। कौन था, संप्रति। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चोल शासक अनुयायी थे, यानी चोल शासक जो थे किस भगवान के अनुयायी थे, यानी किस धर्म के अनुयायी थे। तो हमने आपको बहुत बार बताया है चोल शासक जो है शैव धर्म के अनुयायी थे। रॉलेट एक्ट पास हुआ। चलिए आंसर बताइए, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1919। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है पंजाब के अमृतसर में। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है।
अकबर ने दास प्रथा का अंत कर मानव अधिकारों को संरक्षण दिया। यानी कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया, आपको ये बताना है। तो देखिए ध्यान से सभी ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे सभी ऑप्शन गलत है, क्योंकि अकबर ने 1562 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया था, ध्यान देंगे। और 1563 में क्या किया था, अकबर ने हिंदू तीर्थयात्रियों पर से तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। कब, 1563 में। और 1562 में दास प्रथा का अंत किया था, तो ऑप्शन में नहीं है। और 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। मृदा संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है, तो मृदा संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है, वन रोपण। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में मुख्य अंतर क्या है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में मुख्य अंतर क्या है। देखिए ग्रामीण बस्तियों में क्या होता है, सामान्यतः प्राथमिक कार्य होते हैं, जबकि नगरीय बस्तियों में क्या होता है, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक प्रकार के कार्य होते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, क्रिया। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में मुख्य अंतर है क्रिया का, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, नदी और उसकी सहायक नदी के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो नदी और उसकी सहायक नदी के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, नर्मदा अमरावती। देखिए अमरावती नदी जो है नर्मदा की नहीं बल्कि ये कावेरी की सहायक नदी है, तो याद रखेंगे अमरावती नदी ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो सी ऑप्शन जो है ये क्या है, गलत है। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है डी ऑप्शन में कृष्णा, भीमा, ये सभी सही है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। सही जवाब है सी ऑप्शन, सोयाबीन की भी खेती यहाँ पे सर्वाधिक होती है मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन है मध्य प्रदेश में। साबुन ग्रीज को हटाता है, किसके द्वारा, तो दोस्तों साबुन ग्रीज को पायसीकरण द्वारा हटाता है, किसके द्वारा, पायसीकरण। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आंसर बताएंगे। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया, तो यहाँ पे सही जवाब है बख्तियार खिलजी, याद रखेंगे किसने किया, बख्तियार खिलजी ने। यहाँ पे डी ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, तो अमीर खुसरो आपको याद होगा इसी के दरबार में रहते थे। बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है। बहुत ही आसान प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन भागलपुर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप में से कौन कौन भागलपुर से है। आगे बढ़ते हैं, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, ये किस आर्टिकल में बताया गया है। तो ये बताया गया है संविधान का जो आर्टिकल है 19(1) का ए, या 19(1) बोले या ए एक ही बात है। तो सही जवाब है संविधान का अनुच्छेद 19(1). कर्नाटक, यहाँ पे कर्नाट होगा, ठीक है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देखिए दोस्तों हरि सिंह, हरि सिंह कर्नाट वंश का सबसे प्रसिद्ध और अंतिम शासक था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था,
तो देखिए कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। अगर आप लोग वंश और उनके संस्थापक संबंधित प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया गया है। मेरे दूसरे चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। दूसरे चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ, या फिर उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। उदंत प्रकाश का लेखक कौन है? यहाँ पे उदयंत होगा, ठीक है, उद्वंत नहीं है, उदयंत। उदयंत प्रकाश का लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मौली कवि। आगे देखिए राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है? तो देखिए राजनीतिक रत्नाकर नामक पुस्तक की रचना जो है चंद्रशेखर द्वारा 14वीं शताब्दी में किया गया था। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। आखिरी प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, हमने आपको काफ़ी बार बताया है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या 35 लिखकर आंसर बताना है, A, B, C या फिर D होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।